India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने लाइफस्टाइल इक्विटीज नामक ब्रिटिश फैशन ब्रांड की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस ऑर्डर में अमेजन को लाइफस्टाइल इक्विटीज को 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जिसमें लाइफस्टाइल इक्विटीज ने अमेजन पर अपने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाया था। लाइफस्टाइल इक्विटीज ने 2020 में अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अमेजन की निजी लेबल सिंबल पर बेचे जाने वाले उत्पादों में उनके बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के समान लोगों का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें अमेजन और अन्य प्रतिवादियों को विवादित ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने लाइफस्टाइल इक्विटीज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को खारिज करने के कारण बाद में बताए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को खारिज करने से दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ को मामले की सुनवाई करने से नहीं रोका जा सकेगा। लाइफस्टाइल इक्विटीज ने अमेजन पर बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन को 340 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। अमेजन ने तर्क दिया था कि उसे सम्मन नहीं भेजा गया था और उसे एक पक्षीय रूप से मामले में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लाइफस्टाइल इक्विटीज की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रामलीला आयोजन समिति की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्कूल के मैदान में हो रही रामलीला के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामलीला के आयोजन पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि स्कूल के मैदान में सीमेंट के इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए गए हैं और मुख्य गेट को सीताराम गेट में बदल दिया गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी और बच्चों को खेल के मैदान से वंचित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील की दलील सुनने के बाद मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश पारित किया है, जिसमें रामलीला आयोजन समिति को सुने बिना ही रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्कूल के मैदान में रामलीला के आयोजन के लिए अनुमति देने वाले अधिकारियों की जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल के मैदान को स्थायी रूप से रामलीला जैसे आयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। रामलीला आयोजन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। समिति का तर्क है कि रामलीला का आयोजन पिछले 100 वर्षों से किया जा रहा है और यह आयोजन रात 7 से 10 बजे तक ही किया जाएगा, जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दादरा और नगर हवेली के अलवारा इलाके में जमीन के आवंटन से जुड़े एक मामले में आवंटियों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का 1974 का आदेश दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। आवंटियों को पुर्तगाली शासन के दौरान जमीन आवंटित की गई थी।
1954 में दादरा और नगर हवेली क्षेत्र मुक्त होने के बाद जमीनों को आवंटियों उनके पूर्वजों को दिया गया था। 1969 में कलेक्टर ने आवंटियों को जमीन से बेदखल कर दिया था क्योंकि उन्होंने जमीन की खेती नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कलेक्टर का आदेश दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। कोर्ट ने आवंटियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलेक्टर ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन जब्त की थी। केस की मुख्य बातें हैं, आवंटियों को पुर्तगाली शासन के दौरान जमीन आवंटित की गई थी। 1969 में कलेक्टर ने जमीन जब्त कर ली थी। आवंटियों ने कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवंटियों की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आवंटियों की याचिका खारिज हो गई है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि हुई है। यह मामला दादरा और नगर हवेली के अलवारा इलाके में जमीन के आवंटन और जब्ती से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी आरोपी को मंजूरी की अमान्यता के आधार पर बरी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मंजूरी की कमी के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया था। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मामले में जांच शुरू की थी। आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मंजूरी की कमी के आधार पर मामले को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए मामले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मंजूरी की अमान्यता के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे न्याय में विफलता हुई है। कोर्ट ने कहा कि न्याय में विफलता का निर्धारण मुकदमे के बाद ही किया जा सकता है, न कि मुकदमे के प्रारंभिक चरण में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(3)(a) के अनुसार किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को तब तक बदला या रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि मंजूरी की अमान्यता के कारण न्याय में विफलता हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्रवाई शुरू हो सकेगी, जो कि भ्रष्टाचार के मामले पर आधारित है। कोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि सभी मुद्दे जिनमें मंजूरी का प्रश्न भी शामिल है मुकदमे के चरण में विचार के लिए खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बार काउंसिलों को जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रोल वेरिफिकेशन चुनाव को स्थगित करने का कारण नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 32 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत बीसीआई राज्य बार काउंसिलों के सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनावों को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बार काउंसिलों को जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावों को स्थगित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, खासकर जब राज्य बार काउंसिलों के चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चुनावों को स्थगित करने का कारण नहीं हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरह बार काउंसिलों को भी चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर बार काउंसिलें चुनाव नहीं करा पाती हैं तो कोर्ट एक कमीशन नियुक्त कर सकता है जो चुनाव कराएगा। जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि कोर्ट एक समिति का गठन कर सकता है जिसमें पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे जो चुनावों की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य बार काउंसिलों को चुनाव कराने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनावों को स्थगित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है और बार काउंसिलों को चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय होंगे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को उस दिन हाजिर होने का आदेश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कोर्ट के सामने हाजिर करने का आदेश दिया है। इस दौरान सभी आरोपियों को मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगे ने इस बारे में आदेश जारी किया है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय होंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस दौरान आरोपियों को कोर्ट में रहने का आदेश दिया है। आईआरसीटीसी यानी रेल मंत्रालय से जुड़े होटलों के रखरखाव का ठेका देने में गड़बड़ी करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। रेलवे में आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट 13 अक्टूबर को लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। यानी इस दिन कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे और कौन कौन से आरोप मुकदमे से बाहर कर दिए जाएंगे। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं। इस मामले में तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगे ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की रोजाना सुनवाई के आधार पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 2 बलात्कार मामलों को दूसरे ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी। जस्टिस एम.आई. अरुण ने कहा कि ट्रायल जज द्वारा पहले मामले में दोषी ठहराए जाने से यह नहीं माना जा सकता कि वह रेवन्ना के खिलाफ पक्षपाती है। रेवन्ना के वकील ने तर्क दिया था कि ट्रायल जज ने अपने फैसले में रेवन्ना और उनके वकील की आलोचना की थी, जिससे ये आशंका पैदा होती है क्या रेवन्ना को शेष मामलों में निष्पक्ष सुनवाई मिल पाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज की टिप्पणियां कठोर लग सकती हैं, लेकिन इससे पक्षपात नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल जज द्वारा सबूतों की गलत व्याख्या से संबंधित मुद्दों को फैसले के खिलाफ अपील में उठाया जा सकता है और यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले के तथ्यों और गुण दोष के आधार पर निर्णय ले, न कि रेवन्ना द्वारा दायर याचिकाओं से प्रभावित होकर। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते को अगस्त में एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 2 मामलों को स्थानांतरित करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की। महत्वपूर्ण बिंदु है, हाईकोर्ट का निर्णय ट्रायल जज के खिलाफ पक्षपात का आरोप साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट को निर्देश, मामले के तथ्यों और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश। रेवन्ना की सजा अगस्त में एक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है। Do you know
When a special leave petition can be used, एक SLP आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जो कि एक लिटिगेंट को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का ऑप्शन देता है अगेंस्ट किसी भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये तब यूज किया जाता है जब किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील एज ऑफ राइट अवेलेबल नहीं होती है। ये इन्वोक होता है जब एक पार्टी ग्रेव इनजस्टिस, सीरियस एरर ऑफ लॉ या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एलेज करती है। सुप्रीम कोर्ट का पावर डिस्क्रिशनरी होता है, मतलब कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि लीव ग्रांट करके मैटर सुनना है या नहीं। इन अ केस सतीश वीके वर्सेस फेडरल बैंक लिमिटेड 2024 केस में अपीलेंट ने केरला हाई कोर्ट ऑर्डर को एसएलपी के थ्रू चैलेंज किया, पर उसे विदाउट सीकिंग लिबर्टी टू रीफाइल विड्रॉ कर लिया। रिव्यू पिटीशन भी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। उसके बाद अपीलेंट ने फ्रेश एसएलपी फाइल करके अगेंस्ट ओरिजिनल और रिव्यू ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नॉट मेंटेनेबल बोला, अप्लाई करते हुए ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी। और इन अ केस उपाध्याय एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 कोर्ट ने होल्ड किया कि विड्रॉल विदाउट लिबर्टी एक सेकंड एसएलपी को बार करता है और मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट्स फिनिश लिटियम लिटिगेशन मस्ट एंड को स्ट्रेस किया। डू फॉलो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.